चलो, इश्यूज हैं, यहाँ पर आ जाओ। यस भाई, आप भी उठो वहां से, आप यहाँ पे आओ। हाँ तो कोई इशू, आप भी आइए, दोनों का जगह शिफ्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, स्टार्ट करें। राइट नाउ सी, जब भी हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करना है इन द पॉलिटी, अगेन इट लिंक्स विथ योर मॉडर्न हिस्ट्री। राइट, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं इंडिया की मॉडर्न पॉलिटी के बारे में, इसका लिंक सीधा कहां से आता है? फ्रॉम द यूरोपियन रूल, स्पेशली फ्रॉम द कंपनी रूल एंड दैट आफ्टर क्राउन रूल। रिमेंबर, पता ही होगा कि ओवरऑल जो भी ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो पार्ट जब इंडिया में रूल किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, दैट फेज इज नोन एज कंपनी रूल। और आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा आती है इंडिया में, इट बिकेम द क्राउन रूल। ठीक है, नाउ सी, इससे पहले भी इंडिया में पॉलिटी थी, लाइक फ्रॉम मॉडर्न एम्पायर इटसेल्फ वी हैड आवर ओन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओन सेट ऑफ लॉज। लेकिन आज मॉडर्न जो पॉलिटी के कोर फीचर्स हैं, सच एज रूल ऑफ लॉ, ठीक है, सेकेंड वन सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये सारे जो मॉडर्न फीचर्स हैं, एक्चुअल में इसे किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसका जो हम ओरिजिन है वहां से ट्रेस करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो फीचर्स एक्चुअल में स्टार्ट हुए थे 1773 से, मैनी ऑफ दोस थिंग्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, संविधान के अंदर भी है और हमारे सिस्टम के अंदर भी है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नॉट एग्जाम बट दिस सर्विसेज स्टार्ट कब से हुआ है? 1793 से स्टार्ट हुआ है। राइट, सो इसीलिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्लियर करना जरूरी है। और रिमेंबर, दो इट इज अ यूरोपियन लेगेसी, राइट, बट हाँ, उसके इंटेंशंस खराब थे, दैट वाज अ कॉलोनियल इंटेंशंस। लेकिन जो ये चीजें इंट्रोड्यूस की इंडिया में, जिसको इवन हमने कंटिन्यू किया इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज समथिंग गुड फॉर अस। राइट, सो लेट्स ट्राई टू सी कि आखिरकार इंडिया का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इवॉल्व हुआ कैसे। सी भाई, जब भी हम जानते हैं अबाउट द ब्रिटिश हिस्ट्री इन इंडिया, द ईयर इज इंपॉर्टेंट। कौन सा? 1757। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है भाई, बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही कहीं ना कहीं भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री कहां पर होती है इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर। ठीक है, और जब एक और बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, उसके बाद तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेंट बनी गए। किसका? इंडियन पॉलिटी का। बंगाल कैप्चर किया, राइट, बट इनिशियली व्हाट दे डिड, दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस द फॉर्म ऑफ डुअल गवर्नमेंट। कौन सा फॉर्म? डुअल गवर्नमेंट, जिसमें यह था कि बंगाल में नवाब था, ठीक है, रॉयल फैमिली का ही था, और वो नवाब की ही सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन बैक में कंट्रोल किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द नवाब बट राइट्स आर विद द कंपनी। इसको बोलते हैं हम डुअल गवर्नमेंट, राइट। बट ग्रेजुअली जब इंडिया में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय अपॉइंट होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। वो यहां पर आते ही इस डुअल गवर्नमेंट के रूल को ओवर करता है और सीधा ब्रिटिश कंट्रोल स्टैब्लिश कहां पर होता है? बंगाल के ऊपर। समझ में आया? बिकॉज सी, अगर ब्रिटिशर्स शुरुआत से ही अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट एक्टर यहां लेकर आते, जो उस टाइम की इंडिया पावर्स थी लाइक मराठास, पॉसिबली उनका अटैक फेस करना पड़ता वहां पे। इसीलिए उन्होंने स्टेप लिया ग्रेजुअली, पहले नवाब को रूल करने दिया, ये लोग बिहाइंड द कर्टन्स थे। लेकिन जब सिनेरियो इनके फेवर में था तो 1772 में फाइनली एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन के आ गए ये लोग। ठीक है, नाउ रिमेंबर वन थिंग, इशू ये हुआ कि यार ब्रिटेन में जो लोग थे उनके यहां तो ऑलरेडी क्या था? रूल ऑफ लॉ। मतलब हर चीज जो वहां पे होती थी इट वाज एज पर दी लॉ। अब समस्या ये आ रही थी कि वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो उस टाइम पे कहां पे थे? इंडिया में,
उनके लिए इनको एक सिस्टम चाहिए था, ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश पार्लियामेंट अब धीरे धीरे इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाह रही थी। बिकॉज इमेजिन करो ना, कल को अगर अडानी अपनी बना ले आर्मी और कब्जा कर ले सोमालिया, जैम्बिया से कंट्रीज के ऊपर, तो कंट्री में कंसर्न होगा कि नहीं होगा कि एक प्राइवेट कॉर्पोरेट की आर्मी है, तो अगर ये वहां अपना डोमिनेंस कर सकते हैं तो यहां भी पूरी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक एक्चुअल में कमर्शियल एंटिटी थी, जिसकी अपनी आर्मी बिल्डअप हो चुकी थी, अब डिसाइड किसने किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। क्या करने का? उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का। और उसमें पहला एक्ट पास हुआ, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाउ इस एक्ट के अंदर जो एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्टैब्लिश हुआ। नंबर 1, इससे क्या बना इंडिया में? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स के 3 मेन एरिया थे रूल के। नंबर 1 बॉम्बे, नंबर 2 मद्रास, नंबर 3 बंगाल, ठीक है। और स्टार्टिंग में इस रेगुलेटिंग एक्ट से आने से पहले ये तीनों ही एरियाज इंडिपेंडेंट थे। क्या थे? इंडिपेंडेंट। मतलब यहां पर जो जो भी अपॉइंटेड थे ऑफिशियल्स, दे वर नोन एज गवर्नर्स। नोन एज व्हाट? गवर्नर्स। वो हर कोई अपने प्रोविंस में इंडिपेंडेंट था, नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम एनी अथॉरिटी जो उनसे हायर बैठी हो। बट इस एक्ट में क्या हुआ? बंगाल को क्या बना दिया गया? हायर अथॉरिटी। किसको? बंगाल को। और इन दोनों को कर दिया गया इसके सबऑर्डिनेशन में। मींस व्हाट? कि अगर ये दोनों जो गवर्नर्स है यहां के, अगर इन्हें कहीं वॉर करना है, कोई डिप्लोमेसी करनी है, या कोई रेवेन्यू लिंक्ड मैटर है, फर्स्ट दे हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ बंगाल। दैट्स व्हाई हमने क्या बोला इसको? बिगिनिंग ऑफ व्हाट? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है, कि पावर ऑफ कंट्रोल हो रही है फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है। नंबर 2, भाई अब ये पहला स्टेप था जब किसने इंटरफेयर किया इन मामलों में? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लाइक वी डिस्कस्ड कि जिस हिसाब से पावर बढ़ रही थी उसकी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट आती है। और अब जो एक थी कौन सी पोजीशन? गवर्नर ऑफ बंगाल। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बिकॉज पावर बढ़ गई ना इसकी यहां पे। अब तक जो वो सिर्फ बंगाल का हेड था, अब वो पूरे इंडिया का हेड है। कौन कौन सा? बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। तो ये रीनेमिंग होती है यहां पे, और साथ साथ उसे क्या मिलता है? अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब ये इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप बंद होगी, और वो जो आपका गवर्नर जनरल है उसे कंसल्ट कौन देगा? ये 4 मेंबर्स, ठीक है। और ये 4 मेंबर्स जो बोलेंगे इट विल बी बाइंडिंग किसके ऊपर? ऑन दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये हुआ सिस्टम। और पहला बंदा कौन सा था? वो वॉरेन हेस्टिंग्स। रिमेंबर, वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया में था पहले इन अ कैपेसिटी ऑफ गवर्नर, लेकिन जब पोस्ट का रीनेम हुआ तो वही क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो गए। इवेंट जो डिस्कस किया था, बंगाल बिकेम सुपीरियर टू बॉम्बे एंड मद्रास। और साथ साथ उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट फॉर्म होती है कहां पे? कलकत्ता में। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज विद टुडे सुप्रीम कोर्ट। जो आज की सुप्रीम कोर्ट हमारी है वो एक्चुअल में पता कब बनी थी? 1937 में। कब? 1937। ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि जो भी ब्रिटिश सिटीजन इंडिया में है उन पे क्या लागू हो सके? रूल ऑफ लॉ। समझ में आया? तो ये सिर्फ उन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए था जो इंडिया में रह रहे थे। तो वो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनता है कब? 1774 में। तो पहली बार इंडिया ने क्या देखा? फॉर्मल जुडिशरी का इनकॉर्पोरेशन। किसका? फॉर्मल जुडिशरी। अदरवाइज इंडिया में जस्टिस देना काम था 2 लोगों का, या तो विलेज पंचायत या फिर किंग इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन पहली बार याद हमने बात की थी सेपरेशन ऑफ, वो विजिबल हुआ यहां पे, राइट, कि हर ऑर्गन अपना काम अलग अलग करेगा। इवन कंपनी की एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए क्या बनाया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। रिमेंबर, गवर्नमेंट वॉज सस्पिशियस किसके एक्टिविटी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए एक बॉडी बनाई और क्या बोला? ये किसको रिपोर्ट करेगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी अबाउट द ऑल एक्टिविटीज, रेवेन्यू, सिविल एज वेल एज मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। इवन इसने क्या किया? जो EIC के सर्वेंट थे उनको किससे रोका? फ्रॉम डूइंग व्हाट? प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग
ब्राइब्स, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली दे वर द एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो उनकी जो लॉयल्टी भी है होनी चाहिए ओनली टुवर्ड्स होम, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये पहली बार ट्राई हुआ एफर्ट टू डू व्हाट, ब्राइब को रोकने के लिए। ब्राइब कब रुकेगा, जब सिविल सर्वेंट्स की सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। इवन जो हम आज भी देखते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को बहुत सी पर्क्स जो अवेलेबल हैं वो इसीलिए कि वो ब्राइब ना लें, राइट। वो अलग बात है, तभी भी होता ना, वो कोई लिमिट नहीं है ग्रीड की, राइट। और इस टाइप से पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईआईसी को, जो अब तक ट्रेडिंग कंपनी थी, क्या मिल गया उसको, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। ये इवेंट हुआ यहां पे। बट प्रॉब्लम थी इस एक्ट के बाद भी, प्रॉब्लम ये आई कि बॉम्बे वाले इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहे थे। कौन, बॉम्बे का प्रोविंस। कैसे मालूम पड़ता है, याद है एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर के लिए अप्रूवल नहीं थी, कहां से, फ्रॉम बंगाल। बट बॉम्बे ने खुद से लिया इनिशिएटिव, तो कंप्लेंट कहां पहुंची, ब्रिटेन में। और उसी टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन। कौन सा, अमेरिकन रेवोल्यूशन। इमेजिन करो, जिन लोगों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटेन, वो खुद क्या थे, यूरोपियंस, पहले ब्रिटिशर्स। तो कल को ये चांस हुआ कि क्या पता ईस्ट इंडिया कंपनी भी रिवोल्ट कर दे इंडिया में, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये सारा कंसर्न देखते हुए एक और एक्ट आया, कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जहां पर यह बोला गया कि अब कंपनी की दोनों एक्टिविटीज क्या होंगी, डिफरेंशिएटेड, कमर्शियल अलग, पॉलिटिकल अलग। रिमेंबर उस टाइम पर टिल योर 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में मोनोपोली था। मतलब ये कि ब्रिटेन से और किसी को भी इंडिया के साथ ट्रेड करना अलाउड नहीं था। वो 1813 में खत्म करेंगे उनकी मोनोपोली, राइट। बट 1784 के एक्ट में तो ये स्टार्ट कर दिया कि दो अलग बना दिए डिवीजन, एक वो जो ट्रेडिंग वाला पार्ट देख रहा है और एक वो कौन सा जो इंडिया में रूलिंग वाला पार्ट देख रहा है। क्योंकि इस टाइम तक इन्होंने डिफीट या कहें तो वॉर किया विद मराठास, विद मैसूर। तो ब्रिटिशर्स का या कहें तो कंपनी का फुटस्टेप बढ़ रहा था इंडिया में। रिक्वायरमेंट था कि इसलिए दोनों को सेगमेंटाइज किया जाए और ये बोला कि अब से, याद है एक बॉडी बनाई गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोला कि ये सिर्फ कौन सा अफेयर देखने वाली है, कमर्शियल, और रेवेन्यू, पॉलिटिकल सारे अफेयर क्या बने देखने के लिए गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और अल्टीमेटली दोनों ही बॉडी रिपोर्ट करने वाली है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, इनकी हर एक एक्टिविटी को फ्रॉम इंडिया। और एक सेफ साइड लेते हुए इमेजिन करो, ठीक है, क्या डिक्लेयर किया गया, कंपनीज टेरिटरी इज गोइंग टू बिकम व्हाट, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। जो डर कहां लगा उनको, अमेरिकन रेवोल्यूशन में। तो ये डिक्लेयर किया, इंडिया डज नॉट बिलोंग्स टू कंपनी, इट बिलोंग्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। समझ में आया। तो ये वो डर का था नतीजा। और इसके बाद ये सिस्टम स्टार्ट होने वाला है कि हर 20-20 साल पे लीज मिलेगा। क्या मिलेगा, लीज, कि मतलब हर 20 साल पे ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया को लीज पे किसको देने वाली है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। तो वो चीज भी एक्चुअल में इसके बाद स्टार्ट होगी जब आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। उससे में कोई मतलब तो नहीं है, बट ठीक है, एक वो चीज ध्यान रखना। तो ये होता है कि जहां पे ग्रेजुअली अब ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या बन गई, डोमिनेटिंग फैक्टर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये दो एक्ट आए। अब डन, इसके बाद दो एक्ट और आएंगे, द एक्ट ऑफ 1793 एंड द एक्ट ऑफ 1813। बट रिमेंबर 1813 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम हिस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों, इस टाइम पे एक्टिविटीज क्या हुई कि भाई पहली बार इनको इंडिया में एजुकेशन स्प्रेड करने का दिया गया ऑब्लिगेशन कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल स्पेंड 1 लाख रुपीज एनुअली, किस चीज के लिए, प्रमोटिंग इंडिया में एजुकेशन, राइट। प्लस उनकी जो मोनोपोली खत्म कर दी गई यहां पे, एक्सेप्ट फॉर 2 थिंग्स, टी एंड ट्रेडिंग विद चाइना, ठीक है। तो ये सब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट बनता है वो बनने वाला है कौन सा, द एक्ट ऑफ 1833। कौन सा एक्ट, द एक्ट ऑफ 1833। क्यों, बिकॉज सी बाय दिस टाइम ऑलमोस्ट अब जो ब्रिटिशर्स थे उनका कब्जा पूरे इंडिया पे हो चुका था। एक नाम सुना, सब्सिडरी अलायंस,
ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट इन्होंने पूरे इंडिया को एक्सेप्ट फॉर सिंध एंड पंजाब, कौन सा एरिया, सिंध एंड पंजाब, इनको छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया अब तक बाय मेथड ऑफ वॉर और बाय मेथड ऑफ ट्रीटी इनके अंडर आ चुका था। ठीक है, तो अब टाइम आ गया था कि जो गवर्नर जनरल बंगाल का था, अब उसे क्या डिक्लेयर किया जाए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विद द एक्ट ऑफ 1833 एक तो ये नाम चेंज किया गया, दूसरा कंप्लीट पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास खत्म कर दी गई। मतलब जो स्टार्ट हुआ था सेंट्रलाइजेशन कब, 1773 में, पूरा कब हुआ, 1833 में। तो ये दो वर्ड्स डिफरेंस करके रखना, अगर सवाल आया इनिशिएट कब हुआ, 1773, कंप्लीट कब हुआ, 1833। ठीक है, तो इस टाइम तक इट वाज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो चुका था, और अब ईसीआई का ओवरऑल मोनोपोली ओवर खत्म इंडिया से। अब वो क्या बन गई, प्योरली एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फंक्शनिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां तक चीज चल रही थी। और साथ साथ जब ये बोला कि अब आप कमर्शियल कंपनी नहीं हो, यू हैव टू एक्ट लाइक अ गवर्नमेंट, तो प्रैक्टिस भी कैसी होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर। और पहली बार ये बोला गया कि इंडिया में अब जो ब्यूरोक्रेसी में लोग आएंगे, मतलब जो उस टाइम क्या थे सिविल सर्वेंट्स, वो किसके थ्रू आएंगे, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू। बिकॉज अब तक क्या था, इट वॉज अ कंपनी, कंपनी में जॉब कैसे मिलती है, बाय रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस पे ही सब लोग यहां क्या बन रहे थे, ऑफिसर्स। बट अब बोला कि नहीं, यू आर प्योरली अ पॉलिटिकल एंटिटी नाउ, नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस व्हाट, कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। बट हुआ नहीं, बिकॉज दिक्कत क्या था, जो उस टाइम पे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स थे किसके अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, उन्हें क्या लगा, अगर यहाँ पे एग्जाम आ गए तो जो हमारे लोग कहां जाएंगे, फिर हमारे बच्चे, ठीक है, उन्हें कौन बनाएगा आईएएस ऑफिसर इंडिया का। तो इन्होंने रोकते रोकते 20 साल तक रोक के रखा, आखिरकार अप्लाई होने ही नहीं दिया। ठीक है, फिर 1853 का जब एक्ट आएगा तब अप्लाई होगा वो। तो कब था प्रोविजन, 33 में, किसका, ओपन एग्जाम्स का, बट अप्लाई कब होने वाला है, 1853 के अंदर। ये डिफरेंस ध्यान रखना जरा यहां पे। और साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखो ये पहली बार था, अंडर दिस एक्ट इट वाज अ फर्स्ट अटेम्प्ट जहां पे इंडिया में पार्लियामेंट्री काइंड ऑफ बॉडी स्टार्ट होती है। कब, 1853 में, राइट। अब तक ये था कि जो याद है अपना गवर्नर जनरल और उसकी वो 4 मेंबर्स, वही लोग सारा काम करते थे, वो बनाते थे लॉज भी, और लॉज को इंप्लीमेंट करना भी काम उनका ही था। बट 1853 में क्या बोला कि नहीं, फॉर लॉ मेकिंग एक अलग से क्या बनाई गई, लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसको यू कैन से कि भाई पहली बार इंडिया में कहां स्टार्ट हुआ, काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, कौन से एक्ट के थ्रू, द एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, ये पहला काम हुआ। दूसरा, मेंबर बढ़ा दिए गए, जो पहले 4 थे अब कितने हो गए, 5। और फाइनली जो डिसाइड हुआ था, याद है एग्जाम वाला, उसको अप्लाई किया गया फ्रॉम 1853 इटसेल्फ। इतनी बात समझी पूरी, ठीक है। और ध्यान रखना कि इस एक्ट के अंदर इवन इंडियंस को भी अलाउ किया गया। किसको अलाउ किया गया, इंडियंस को भी अलाउ किया गया टू बी अ पार्ट ऑफ दी दैट लेजिस्लेचर, जो मिनी पार्लियामेंट काइंड ऑफ बॉडी बनाई गई थी। बट इस एक्ट का एक यूनिक चीज क्या था पता है, इसके अंदर वो 20 इयर्स का लीज एक्सटेंड नहीं किया गया था। मतलब रिवोल्ट जो हुआ इंडिया में, उसको बहाना किसको मिला, क्राउन को। लेकिन प्लान्स थे पहले से कि अब ये एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है, और एक बहाना दे दिया हम लोगों ने इन्हें, राइट। तो उस तरीके से ये था आपका इंपॉर्टेंट रूल यहां तक, ठीक है। और ये आपका बन गया कि क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं किस टाइम पे, ड्यूरिंग योर कंपनीज रूल। अब इसके बाद किसका रूल आने वाला है इंडिया में, क्राउन का, ठीक है। तो चीजें ध्यान में रहे कि कौन कौन सी चीजें कब कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो मिनी पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कब हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इंडियंस कब एंट्री की है, इन सेम एक्ट, ठीक है। ओपन एग्जाम पहली बार आया कब था, 33 में। इंप्लीमेंट कब हुआ, 53 में। स्टार्ट कब हुआ था प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, 1773। पूरा कब हुआ, 1833, ठीक है। तो ये सब था कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इंडिया में रूल्स क्या चल रहे थे, ठीक है।
अब आते हैं भाई क्राउन रूल। जैसे ही हमारे यहां रिवोल्ट होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है, और कौन आने वाला है इंडिया में अब? क्राउन रूल, ठीक है। और उन्होंने आते ही पहले अपना रूल इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। और उस टाइम पे कौन था हमारा गवर्नर जनरल? जूम करना है इसको आप, वेट 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 वेट, हाँ भाई कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नाउ हमने क्या डिस्कस किया? सिर्फ पोस्ट का नाम चेंज होने वाला है। ही वॉज लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। ना ये डिफरेंस क्या है वॉइस रॉय में और गवर्नर जनरल होने में? नाम चेंज का क्या फर्क पड़ गया उसका भाई? था तो आगे ब्रिटिशर्स ही ना, तो ये नाम चेंज किया ही क्यों? बिकॉज रिमेंबर द टर्म गवर्नर जनरल इंप्लाइज मोर ऑटोनॉमी। वॉइस रॉय मतलब क्या होता है पता है? अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन। समझ में आ रहा है? मतलब अगर वॉइस रॉय यहां रूल कर रहा है तो ही इज नॉट अ इंडिपेंडेंट रूलर, बट ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन, ठीक है। तो इसलिए नया टर्म आया, और इसीलिए जो गवर्नर इंडिया का टर्म था एक्चुअली ये ज्यादा ऑटोनोमस था। कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। वॉइस रॉय लेस ऑटोनोमस, और अगेन इसको भी क्या दी गई है? एक 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो उनको मिली थी। किसको? गवर्नर जनरल को। अब एक चीज ये किया गया भाई, हम जानते हैं इवन इंडिया में भी जो कौन है प्रेसिडेंट, क्या इनको रियल पावर्स हैं क्या? नहीं। सेम इन ब्रिटेन, क्या क्वीन के पास पावर रियल्स हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए कोई तो चाहिए था जो इनके ऊपर बैठे। किसके ऊपर? वॉइस रॉय। तो एक नया ऑफिस बनाया गया, कौन सा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो एक्चुअल में हर एक कॉलोनी के लिए, जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, दे ऑल वर कंट्रोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन, दे ऑल वर कंट्रोल फ्रॉम ब्रिटेन। इन सारे वॉइस रॉय को कहां रिपोर्ट करना होता था? टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नाम सुना होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये मॉर्ले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, कौन था मॉन्टेग्यू? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और बाद में नाम किसका आता है? वॉइस रॉय का, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट है उसका, ठीक है। तो इसीलिए जो अपने वॉइस रॉयज होते थे ये इन्हें रिपोर्ट करते थे, और ये अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखते थे वहां पे, ठीक है। तो ये होते कौन थे एक्चुअल में? दे यूज्ड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटेन के, ठीक है, एंड हैविंग द स्टेटस लाइक अ कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर। अभी अपने यहां कैसे होता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सेम है उसके पास स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, सेम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भी, ठीक है। तो ये बनाया गया, और इससे पहले जो 2 बॉडीज याद है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दे वर ओवर, क्योंकि उनका टास्क क्या था? टू कंट्रोल ओवर कंपनी। अब तो कंपनी बची ही नहीं, तो सीधा इसलिए अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही एक ऑफिस बना दिया, और यही क्या थे? फाइनल डिसीजन मेकर इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग जो भी इंडिया में हो रहा है उसके लिए, ठीक है। और इंप्लीमेंट कौन करता है इसको? यहां पे वॉइस रॉय, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, साथ साथ क्या बनाया गया? ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कंसल्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल। समझ में आया? मतलब वॉइस रॉय के पास कितने थे? ऑलरेडी 4 लोग थे अलग अलग काम संभालने के लिए। इवन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास कितने लोग थे? 15 मेंबर्स, जो कि इंडिया के डिफरेंट इश्यूज पे करेंगे उन्हें क्या? कंसल्ट, राइट। तो वो बॉडीज वहां बनाई गई, ठीक है। और साथ साथ देखा जाए तो ओवरऑल ये बोला गया कि इससे क्या इंप्रूव होगा इंडिया में? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ठीक है। और बोला भी गया कि भाई इससे भला होगा इंडियंस का, गुड गवर्नेंस एक्ट, ठीक है। फिर देखो ये एक्चुअल में जो आया था लॉ, इट वाज फॉर द इमीडिएट इफेक्ट। किसके लिए था? फॉर इमीडिएट इफेक्ट, बिकॉज इंडिया में सिस्टम स्टैब्लिश हुआ था एकदम सा न्यू, तो बस उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक्ट आया था। लॉन्ग टर्म कैसे काम करेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहां बताया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। तो ये इमीडिएट जो हुआ था ट्रांजिशन, सिर्फ उसको डील करने के लिए, और जो लॉन्ग टर्म था एडमिनिस्ट्रेशन, वो डिसाइड हुआ किसके थ्रू?
इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। नाउ इस एक्ट में क्या क्या चीजें हुई याद है? पहले क्या हुआ था? सेंट्रलाइजेशन। अब क्या स्टार्ट हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब बात आएगी कि वो शुरू कब से हुआ, इट वॉज फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1861, और हाईएस्ट जो होगा वो कब तक हो जाएगा? 1935 के एक्ट में। तो ये ट्रेंड्स कैच करो। इन द मैटर ऑफ सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था और सबसे काम कंप्लीट कब हो गया था? ठीक है। इन द मैटर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ? 1861, और कंप्लीट कब हुआ? 1935। एंड रिमेंबर विथ ईच एक्ट, इसके बाद जो भी एक्ट आएगा ना उसमें एक्चुअल में ये बढ़ता ही जाएगा। क्या? डिसेंट्रलाइजेशन मींस व्हाट? कि अब पावर सिर्फ सेंटर एंजॉय नहीं करेगा, सेंटर भी एंजॉय करेंगे, और जो उस टाइम पे स्टेट्स थे जिनको बोला गया प्रोविंसेस, क्या बोला गया? प्रोविंसेस, उनको भी पावर्स को डेलीकेट करना शुरू किया गया। लाइक इस एक्ट के थ्रू क्या दी गई पावर? टू द बॉम्बे एंड मद्रास। इवन जो अदर आपके प्रोविंसेस थे लाइक योर बंगाल, NWFP एंड पंजाब। NWFP मतलब आज का जो अपना ना एरिया, पाकिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, यू कैन से उस तरफ टूवर्ड्स अफगानिस्तान वाला, टूवर्ड्स अफगानिस्तान, दैट वाज NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इवन उनको भी क्या दी गई? वहां की काउंसिल्स, मतलब वहां पर भी विधानसभा काइंड ऑफ बॉडी बनाई गई। अपने होते MLAs जहां बैठते हैं, वो बॉडीज उनको बना दी गई ताकि वो भी पावर एंजॉय करे वहां से। तो ये क्या शो करता है? क्लियर कट डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बताएं? मेकिंग ऑफ ऑर्डिनेंस। नाउ व्हाट इज ऑर्डिनेंस इन करंट कॉन्टेक्स्ट? गुड, ठीक है। सेम भाई अपना, अगर हम बात करेंगे अगर दोनों हाउसेस या दोनों में से अगर एक भी हाउस नहीं है इनटू अ सेशन, लोकसभा एंड राज्यसभा है, भाई इंडिया में लॉज बनाती दोनों बॉडीज। अब होता क्या है कि या ये साल भर मिलती है क्या? नहीं, ये साले मिलती है 3 मौके पे। बजट आने वाला है सेशन, फिर क्या आएगा? मॉनसून सेशन आने वाला है, फिर क्या आएगा? विंटर आएगा सेशन। अब जब बीच में जो इनका इंटरवल का होता है फेज, दैट रिसेस फेज, अगर उस टाइम पे किसी इंपॉर्टेंट इशू पे लॉ की रिक्वायरमेंट हो गई, भाई अगर देखो पार्लियामेंट को बुला तो लेंगे बट टाइम जाएगा ना उसके लिए, पूरे इंडिया से MPs पहुंचेंगे, डिसाइड होगा एजेंडा, तो फॉर शॉर्टर टर्म ऑफ पीरियड प्रेसिडेंट हैविंग अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी होती है कि क्या इशू करेंगे? वो एक ऑर्डिनेंस, एंड ऑर्डिनेंस विल एक्ट लाइक अ लॉ। ये होता है क्योंकि ये ऑर्डिनेंस मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स 6 वीक्स तक होता है वैलिड। कितना? 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, अभी इतना याद रखो। तो ये चीज जो आज हम यूज कर रहे हैं ये आई कहां से? फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1861। बस फर्क क्या है? उस टाइम में पावर किसके पास थी? विद द वॉइस रॉय। आज किसके पास है? विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट डिफरेंस यही है, ठीक है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, उसको ये काम करना अलाउड था, राइट। और अगेन तब से लाइफ कितनी है इसकी? 6 मंथ्स, ठीक है। इवन यहां से क्या स्टार्ट हुआ? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन बिटवीन प्रोविंस एंड सेंटर। बट ध्यान रखना डोमिनेंट अभी भी कौन था? सेंटर, बिकॉज वो सेंटर के डिस्क्रिप्शन पे था कितना किसको पैसा देना है, कहीं डिफाइन नहीं हुआ था ये चीज। एंड आफ्टर दैट पहली बार क्या स्टार्ट हुआ? पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। मतलब एक ही बंदा सब कुछ काम नहीं करेगा, जैसे अभी कैसे होते PM है, होम मिनिस्टर है, ठीक है, उस टाइप का ही सिस्टम स्टार्ट हुआ था। एक्चुअल में ये स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने ही, ठीक है, इस एक्ट के आने से पहले से ही। इस एक्ट क्या कर दिया? उसको कर दिया लेजिटिमाइज्ड कि हाँ ठीक है हम भी इसका नाम यहां लिख देते हैं भाई। तो अगर एग्जाम में यह आ जाए कि पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्टेड इन द एक्ट ऑफ 61, नो, स्टार्ट था पहले से, बस इसमें उसके नाम का मेंशन आ गया है, राइट। तो ये थोड़ा चीज यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। अब भाई चलो स्टार्ट हो गया इंडिया में एक फुल फ्लेज गवर्नेंस का प्रोसेस, ठीक है।
अब राइस किसका होता है इंडिया में? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाई जिसने सारे जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे अक्रॉस द इंडिया सबको इकट्ठा किया और एक कॉमन कॉज के लिए फाइटिंग स्टार्ट की। ठीक है, रिमेंबर स्टार्टिंग में आवर फाइट वाज नॉट फॉर इंडिपेंडेंस, आवर फाइट फॉर वाज व्हाट, कि भाई इंडियंस का मैक्सिमम क्या हो, पार्टिसिपेशन किधर, इन द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और उन्हीं डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए क्या आया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, रिमेंबर जितनी बार भी इंडियंस प्रेशराइज करते थे इन लोगों को, किसको, ब्रिटिशर्स को, डिमांड हमारी बहुत बड़ी होती थी, बट सारी डिमांड फुलफिल ना करके ये थोड़ा बहुत काइंड ऑफ लॉलीपॉप दिया कि खुश रहो इसके अंदर ही, राइट। एंड इंडियंस ने एक्सपेक्ट किया था एट मैनी इंस्टांसेस, ध्यान रहे, हमने 1929 में कई जगह बोला क्या चाहिए हम लोग को, पूर्ण स्वराज। उससे फर्स्ट हम बस उनसे ये मांगते थे कि हमें क्या दे दो, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन, आप भी करो रूल, हमको भी रूल साथ में करने दो। जब सारे हमारे बोलते ना इनिशिएटिव्स बेकार गए, देन ओनली वी डिक्लेयर्ड व्हाट, कि अब तो सिर्फ एक चीज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। तो उसी प्रेशर में कौन सा एक्ट आता है, 1892 वाला। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि यहां पे जो नंबर थे किसका, द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सी हमने क्या बोला, इंडिया में पार्लियामेंट काइंड ऑफ बॉडी थी, ठीक है, विधानसभा काइंड ऑफ बॉडी थी इन द स्टेट्स, इन द प्रोविंसेस। तो यहां जो मेंबर्स होते थे वो मेंबर्स कहां से आते होंगे, थ्रू इलेक्शंस। रिमेंबर दे वर अपॉइंटेड, दे वर व्हाट, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो नॉर्मली उनको हम बोलते थे ऑफिशियल मेंबर्स, दे वर व्हाट, ऑफिशियल मेंबर्स हु आर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन अब स्टार्ट क्या होने वाला है, नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल। देखना यहां पर इन द एक्ट ऑफ 1892 के बाद से इंडिया में पहली बार क्या स्टार्ट हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। क्या स्टार्ट हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। हालांकि इस एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है कौन सा टर्म, इलेक्शन वाला, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो शुरुआत तो हुई इलेक्शंस की, बट टर्म कहीं मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, और ये नॉर्मली जो मेंबर्स थे कौन, नॉन ऑफिशियल, वो कौन होते थे, इंडियंस। ठीक है, मतलब ये मान लो अगर किसी असेंबली में कितने मेंबर है टोटल, 100, तो क्या बोला, 10 कौन होंगे, इंडियंस। कुछ फर्क पड़ रहा है 10 लोगों के होने से, कोई बिल पास करवा पाएंगे हम यहां पे, नहीं। इट वॉज जस्ट टू अपीज इंडियन, तुम खुश रहो। ठीक है, अरे वो छोड़ो, मेंबर्स छोड़ो, इवन इन स्टेट की जो असेंबलीज थी ना, इनके पास तो पावर भी नहीं था। मतलब अगर बजट आया हुआ है, क्या आया हुआ है, बजट, दे कैन नॉट कैंसल आउट द बजट, दे कैन सिंपली आस्क ये बजट में क्यों है, और एक बार पूछ लिया तो वापस सवाल नहीं पूछोगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ था नहीं, इट वॉज जस्ट टू अपीज जो मॉडरेट्स थे उनको, कि थोड़ा बहुत लो, थोड़ा खुश हो जाओ फिलहाल के लिए, कि ठीक है हमने आपको बना दिया किसका पार्ट, लेजिस्लेचर का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज किसका फंक्शन हुआ, इन काउंसिल्स का, क्या कि भाई इनको अब क्या अलाउ हो गया, टू डिस्कसिंग व्हाट, बजट। डिस्कस करना है, वोट करना नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या, सवाल पूछोगे लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। एक बार सवाल पूछा जो जवाब आया बस खत्म, नो मोर अथॉरिटीज टू आस्क। तो इस टाइप से कुछ चीजें जो थी, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस होना यहां पे स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी जो नंबर ऑफ इंडियंस आ रहे हैं, अब ये इंडियंस कहां से आएंगे। रिमेंबर उस टाइम पे क्या ना कि हर एक जो लोग होते थे एलिट्स, उनके ग्रुपिंग्स हुआ करते थे, जमींदार से ग्रुपिंग्स हुआ करती थी, जो उस टाइम पे बड़े बड़े ट्रेडर्स हुआ करते थे इंडिया के, उनकी अपनी ग्रुपिंग्स हुआ करती थी। तो उन ग्रुपिंग से लोग आएंगे, मतलब ये है कि अपना ग्रुप है, लेट्स से चैम्बर ऑफ जमींदार से। ठीक है, तो चैम्बर ऑफ जमींदार आपस में से किसी को एक को इलेक्ट करेगा और कहां भेजेगा, काउंसिल के अंदर बैठने के लिए। समझ में आया, तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुआ कौन सा, इलेक्शन का, बट कहीं भी मेंशन्ड नहीं था, राइट। तो फर्स्ट टाइम स्टार्टेड विद द इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, फिर सब कुछ उस टाइम पे वापस शांत हो गया।
अब इंडिया में एक और इवेंट होता है हिस्टोरिकल, स्वदेशी मूवमेंट। सुना है स्वदेशी मूवमेंट? क्या था? यस, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। कहां पे स्टार्ट हुआ था? कहां पे स्टार्ट हुआ था ये? बंगाल? पक्का? यस, ठीक है। रिमेंबर, अब ये जब स्टार्ट हुआ मूवमेंट, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए और दोनों बीच में क्या हो गई, नहीं भाई तुम्हारा मेथड हमको जमता नहीं है। मॉडरेट्स वर लाइक कि नहीं, बी लिमिटेड टू बंगाल एंड ओनली बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। एक्सट्रीमिस्ट वर लाइक नहीं, पूरे इंडिया में लॉन्च करो मूवमेंट एंड बॉयकॉट एवरीथिंग विच इज ऑफ द ब्रिटिश ओरिजिन, ब्रिटिश कोर्ट्स, ब्रिटिश स्कूल्स, ब्रिटिश कॉलेजेस, राइट। तो इन पे क्या था, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू, अलग हो गए दोनों। अब स्टार्ट किया किसने, ब्रिटिशर्स ने, द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे सबको उठा के अंदर किया, इंक्लूडिंग लोकमान्य तिलक। और जो कौन थे, मॉडरेट्स, उन्हें क्या दिया, कैरेट। किस फॉर्म में? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहां पे आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑल्सो नोन एज व्हाट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिंटो कौन था उस टाइम पे इंडिया का, वॉइस रॉय, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि मतलब कौन क्या था, वो ना समझ में नाम से आ जाएगा वहां पे। अब दिया हुआ यहां पे कि आखिरकार इसके अंदर क्या चेंजेस हुए। अगेन, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड इन बोथ द हाउसेस। याद है, मतलब ये मान लो सेंट्रल में सिर्फ कितनी सीट्स थी पता है, पहले सिर्फ और सिर्फ 16 सीट्स। कितनी थी, 16। कितनी बढ़ा दी गई अब, 60, ठीक है। अब ये था कि भाई सेंट्रल में लेट से 60 वहां पर हो गए और हर स्टेट में नंबर अलग अलग था, जैसे आज भी होता है। लेट से महाराष्ट्र विधानसभा कितनी सीट्स है भाई, 288, ठीक है। यूपी 403। तो सबका अपना अलग अलग कॉम्पोजिशन है, सेम उस टाइम पर भी वही था, राइट। हालांकि सब में सीट्स बढ़ाई गई, अलग अलग नंबर के हिसाब से था। अब ध्यान रखना, इन 60 मेंबर्स में मोर देन 35 मेंबर्स कौन थे, ऑफिशियल मेंबर्स। कौन थे, ऑफिशियल मेंबर्स। मतलब कौन, राइट। हमें क्या बोला, कोई तुम आज तक 10 से 15 हो जाओ, बिकॉज उन्हें मॉडरेट्स को अपीज करना था, कर भी लिया, ठीक है। पहला काम हो गया यहां पे। फिर क्या किया, इवन जो आपकी क्या थी प्रोविंशियल काउंसिल्स, वहां किसकी बन गई मेजॉरिटी, अब नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी। रिमेंबर, इंडिया में इंडिपेंडेंस बाद में आया, फेडरलिज्म पहले आया। क्या पहले आया, फेडरलिज्म। मतलब स्टेट्स ज्यादा ऑटोनोमस थे इंडिया में एज कंपेयर टू सेंटर, और ऑटोनोमस इस सेंस में थे कि इंडियंस को वहां पे क्या था, डिसीजन मेकिंग पावर। बिकॉज हम यहां पे किस में आ रहे थे, अब मेजॉरिटी में आ रहे थे। समझ में आया? तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, स्टेट्स के अंदर या बोल लो इन द प्रोविंसेस, नॉन जो क्या थे ऑफिशियल्स बिकेम व्हाट, इन मेजॉरिटी, ठीक है। तो इस टाइप थोड़ा बहुत कांग्रेस खुश भी हो गई। कौन, कांग्रेस के अंदर जो मॉडरेट्स थे। और याद है कि अब अलाउ कर दिया गया, क्या पूछना आपको, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, एंड देन इवन आल्सो यू कैन मूव व्हाट, रेजोल्यूशंस ऑन बजट। कि अगर कोई पार्ट नहीं पसंद आ रहा है बजट का, तो उस पर यू कैन मूव ऑन रेजोल्यूशन। लेकिन सबसे खतरनाक चीज भी इसके अंदर आती है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट विच अल्टीमेटली लेड टू इंडियाज पार्टीशन इन द ईयर 1947, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? फोन को आराम से यूज करना, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट, कोई बताएगा क्या था? ओनली देयर कम्युनिटी मेंबर्स। अभी कैसे होता है, अभी जो चुनाव हुए बीएमसी वाले, ठीक है, वोट दिया था, ठीक है। नाउ इन मेनी ऑफ योर जो एरियाज थे, वहां पे सीट्स क्या रही होंगी, रिजर्व रही होंगी।
फॉर एससी, फॉर ओबीसी, फॉर वुमेन्स, लेकिन वोट सबने दिया ना वहां पे, कि जहां पे सीट थी एससी की सिर्फ वहां पे एससी वोट देने गया था क्या? नहीं, ये सिस्टम है रिजर्वेशन का। लेकिन इस टाइम पे क्या आया था? सेपरेट इलेक्टोरेट, कि अगर कैंडिडेट मुस्लिम है तो वोटर्स भी कौन होंगे? मुस्लिम्स। ठीक है, तो एक्चुअल में इसके थ्रू ही वो आइडिया आया कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट कैन बी केटर ओनली बाय द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और यही चल के किसमें कल्मिनेट हुआ फिर? टू नेशंस थ्योरी। ठीक है, कि दो कंट्री बना दो, क्योंकि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। तो स्टार्ट यहां से हुआ था विद द हेल्प ऑफ योर सेपरेट इलेक्टोरेट। तो पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया? इन द ईयर ऑफ 1909, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, जो एक्ट्स आएंगे आगे उसमें उसको और एक्सटेंड किया गया। लाइक इट वाज गिवन टू सिख, इट वाज गिवन टू एंग्लो इंडियंस। ठीक है, और सबसे बड़ा उनका था कौन सा पता है? मेजर फॉर शेड्यूल कास्ट। किसके लिए? फॉर शेड्यूल कास्ट। बट किसने रोक लिया उसको? गांधी जी ने। बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो ये था पहला जो आपका 1909 का एक्ट आया। इसमें थोड़ा बहुत ये मानो रफली कि थोड़ी बहुत क्या मिल गई हमको यहां पे? ऑटोनॉमी। ठीक है भाई, ऑटोनॉमी किस सेंस में मिली हमें? नंबर वन, थोड़े मेंबर्स हमारे कहां बढ़ गए? इन सेंट्रल असेंबली के अंदर। ठीक है, और दूसरा हम किस में आ गए? इनटू मेजॉरिटी। किधर? इन द प्रोविंसेस। ठीक है, और थोड़े बहुत सवाल जो पूछने की ऑटोनॉमी थी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस ऑन बजट। राइट, और पहली बार ऐसा होगा, इवन उसी एक्ट में हुआ था, कि एक इंडियन किसका पार्ट बनने का पता है? अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, याद है? वॉइस रॉय +4, जो उसका था अपना काइंड ऑफ कैबिनेट। क्या था उसका? अपना कैबिनेट। पहली बार एक इंडियन मेंबर अब इसमें एंटर करने वाला है। ठीक है, और क्या नाम था उनका? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और इन्होंने ज्वाइन किया था एज अ लॉ मेंबर। मतलब आज का जो अपना है ना लॉ मिनिस्टर, उस कैपेसिटी में ही बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। समझ में आया? तो इस टाइप से ठीक है, थोड़ा बहुत इंडियंस के अच्छी हो भी रही थी, बट कहीं ना कहीं एक जो सबसे बेकार चीज कौन सी इंट्रोड्यूस हुई यहां पे? सेपरेट इलेक्टोरेट वाली। राइट, अब इसके बाद क्या हुआ? सबसे मोस्ट आता कौन सा आता है इंपॉर्टेंट? 2019 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, बिकॉज इसी के अंडर एक बात हुई थी कमीशन की। सुना साइमन गो बैक? ठीक है, साइमन घूमने नहीं आया था इंडिया में। साइमन का जो आया था पूरा कमीशन, उसका एक्चुअल में था प्रोविजन किधर? इन द एक्ट ऑफ 1919, कि 10 साल बाद जब ये एक्ट 10 साल पूरे करेगा अपने, तो एक कमेटी आएगी टू चेक कि प्रॉपर एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और वही चेक करने कौन आया था? साइमन कमीशन। और ये भाई साहब को आए हुए कितना पूरा हो रहा है अब? 100 साल। राइट, इस टाइम पहुंचे 100 साल पहले आज से वो। तो जब ये चीजें आ रही हैं तो साइमन कमीशन प्लस उसका जो मेन था सोर्स एक्ट 1919, दोनों ज्यादा बन जाएगा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। ठीक है, क्योंकि दो एक्ट इन सब में जो है वो रहते हैं हमेशा इंपॉर्टेंट, द एक्ट ऑफ 1919 एंड द एक्ट ऑफ 1935। ये एवरग्रीन है, ये 100 साल पूरे हो ना हो तब भी आएंगे ये। राइट, और जो पिछले वाले एक्ट थे उनमें से वो जो कुछ कुछ चीजें हैं कि क्या स्टार्ट हुआ उससे इंडिया में। ठीक है, वो वाले पॉइंट्स को बस ध्यान रखो अपने अंदर। और अगेन यूपीएससी में आस्क यू ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन, मतलब स्पेसिफिक फैक्ट ना पूछ के वो ये पूछेंगे, ठीक है, कि दिस एक्ट लेड टू द मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फ्लो, कि किस फ्लो में ये एक्ट जा रहे थे, डिमांड्स कैसे एक्सेप्ट हो रहे थे, कंपैरेटिव वे में आगे बढ़ते हुए जाओ। सिर्फ मेंबर्स अलाउड किया, फिर अलाउड किया टू डिस्कस, फिर अलाउड किया टू रेजोल्यूशन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, इस तरीके से। ठीक है,
अब जो 1919 का एक्ट था भाई, ये क्यों आ गया? इस टाइम पे कौन सा मूवमेंट हो रहा था इंडिया में? 1919 होम रूल लीग मूवमेंट, पता है इसके बारे में? नहीं। देखो एक ब्रीफ सुन लो यहां पे। ब्रीफ ये है, याद है हमने बात की थी कांग्रेस का डिवीजन, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। लेकिन जब तिलक जेल से बाहर आते हुए बोलते नहीं भाई टाइम आ गया एक होने का, ठीक है, तो 1916 में वो एक हो भी जाते हैं कांग्रेस। अब इसके बाद इंडिया में दो लोग थे, एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। इन्होंने बोला कि नहीं यार चीजें आउट ऑफ ट्रैक हो चुकी हैं, टाइम हैज अगेन केम कि हम वापस कहां पे लेकर आए चीजों को ऑन ट्रैक। क्या स्टार्ट किया इंडिया में? होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है। और इसके थ्रू वापस से मोबिलाइज करना स्टार्ट किया इंडियंस को, ठीक है। साथ साथ अब तक एक जो कौन सी थी बॉडी याद है? एक तो अपनी हो गई आईएनसी, और एक और थी बॉडी मुस्लिम लीग। दोस्त बन गए भाई दोनों, मतलब मुस्लिम लीग बनवाना और उसको सेपरेट इलेक्टोरेट देना वाज अ पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। या तो उल्टा हो गया, और उल्टा क्यों हुआ? बिकॉज टाइम वर्ल्ड वॉर 1 का टाइमिंग था, एंड ब्रिटेन अटैक्ड ऑन ऑटोमन टर्क्स, और ऑटोमन टर्क उस टाइम के इस्लामिक वर्ल्ड के कैलिफेट हुआ करते थे, हेड ऑफ द इस्लाम। जैसे आज पोप है ना, क्रिश्चियंस का हेड, उस टाइम पे कैलिफेट हुआ करता था। इसलिए मुस्लिम लीग कहां पर आ गई? टुवर्ड्स आईएनसी। हाँ वो भी आएगा, डोंट, लेकिन खिलाफत तो शुरू बाद में होगा ना, ठीक है। ये जो सिम्टम्स थे उसको देख के लग गया कि कुछ होने वाला है आगे। और रिमेंबर इंडियन सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन वर्ल्ड वॉर 1, किस होप में कि सपोर्ट किया तो क्या पता कुछ मिल जाए आगे। तो मिला ना अल्टीमेटली, कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, ठीक है। और रिमेंबर यहीं से जो ये एक्ट्स बनेंगे ना, ये एक्चुअल में एक्ट फॉलो होंगे 1947 तक। कब तक? 1947। और जो चीजें ये स्टार्ट करेंगे उसको हम आज भी कर रहे हैं फॉलो। लेट्स से लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। बाय कैमरलिज्म कहां से आया? फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। दूसरा, पावर का प्रॉपर डिवीजन, ठीक है, बिटवीन टू, सेंटर एंड स्टेट। क्या हुआ? ठीक है। सेंटर एंड स्टेट का क्लियर कट जो आया डिवीजन, वो भी कहां से आया? फ्रॉम दिस एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। तो लेट्स सी कि आखिरकार इस एक्ट में क्या क्या चीजें थी वहां पे। ठीक है भाई, पहली बार इसे क्या बोला गया? द रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया गया। कहां पे? एट द प्रोविंशियल लेवल पे। मतलब ये कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या कर दिए गए स्टेट्स को? ट्रांसफर, जो अब तक कहा था ऑन द स्टेट सेंटर के डिस्क्रिप्शन पे। अब एक तो क्लियर कट वो हो गया, तो इससे अल्टीमेटली क्या स्टैब्लिश हुआ इंडिया में? फेडरल स्ट्रक्चर। दो लिस्ट आई, कौन कौन से लिस्ट? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। अभी कितनी लिस्ट हमारे पास है? 3। कॉन्करेंट भी है ना, इस टाइम पे कॉन्करेंट नहीं आया था, सिर्फ 2 आया। कौन कौन सा? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, ठीक है। देखो मेन जो इस टाइम पे हुआ कि पावर तो किसको दे दी गई उठा के, बट रियल पावर नहीं दी गई। क्यों? बिकॉज उन्होंने उसमें लगाया था कैविएट। कैविएट ये था कि स्टेट में एक और चीज क्या इंट्रोड्यूस की गई? डायरकी। मींस व्हाट? कि ये जो पावर किसको मिली है? प्रोविंसेस को। ये फर्दर कितने पार्ट डिवाइड होने वाली है? 2, ठीक है। ट्रांसफर एंड रिजर्व। कौन सा? ट्रांसफर एंड रिजर्व। ट्रांसफर के अंदर जो पावर्स होंगी उसे कौन करे एक्सरसाइज? वहां के मिनिस्टर्स। कौन? वहां के मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये कैसे बने मिनिस्टर्स? बाय इलेक्शन। इंडिया में पहला डायरेक्ट चुनाव कब हुआ था? इन दिस एक्ट। इस एक्ट के आने के बाद 1919 के बाद से
समझ में आया? तो जिनको लोग चुनेंगे वो क्या बनेंगे? मिनिस्टर्स, जो आज भी होता है। ठीक है, तो उनके पास पावर जो थी वो किस लिस्ट के अंदर थी? ट्रांसफर पावर की लिस्ट में। और एक और कौन सा यहां पे? रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में पावर थी विद द गवर्नर। क्या इंडिया में गवर्नर चुना होता है? गवर्नर का कभी जो अपना है गवर्नर, ये चुन के आता है? क्या हो के आता है फिर? ये अपॉइंटेड होता है। बाय हुम? प्रेसिडेंट मीन सेंटर। ठीक है, और यहां भी वही काम हुआ कि पावर दिया तो गया किसको? प्रोविंसेस को, लेकिन जितने भी क्या थे कोर सब्जेक्ट्स वो कहां रखे गए? रिजर्व लिस्ट के अंदर। मतलब एक्चुअल पावर वाज विद द गवर्नर। इसके हाथ में मैटर ऑफ रेवेन्यू है और इनको दे दिया हेल्थ एंड एजुकेशन। अरे भाई, जब ये देगा ही नहीं पैसा इनको, ये कुछ कर पाएंगे वहां पे? नहीं। ठीक है, तो ये था सिस्टम ऑफ डायरकी और डबल रूल। तो ये मान लो अगर गवर्नर के पास पावर रिजर्व लिस्ट के अंदर है और इस पे कंट्रोल कौन कर रहा था? सेंटर। ठीक है, तो मतलब क्या रियल में पावर ट्रांसफर हुई क्या? नहीं। ठीक है, सेंटर का कंट्रोल अब भी वहां पे बरकरार रहा अंडर दिस डायरकी। ठीक है, अब इसके बाद इवन बजट भी क्या हो गए? सेपरेट। रिमेंबर 1919 से पहले प्रोविंसेस और सेंटर दोनों का बजट सेंटर से ही पास होता था। अब क्या हो गया? दोनों का सेपरेट बजटिंग। प्रोविंसेस अपना खुद पास करेंगे बजट और सेंटर अपना अलग पास करेगा बजट। ठीक है, तो ये चीज सबसे ज्यादा इसमें क्या बन जाती है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ पहली बार? बाय कैमरलिज्म। क्या स्टार्ट हुआ? बाय कैमरल, मतलब 2 हाउसेस बनाए गए। ठीक है, वही अपना काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड योर लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको आज हम बोलते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा। कब हुआ ये रीनेमिंग? ये रीनेमिंग जो हुआ, पहले ये नाम हुआ करते थे। ये राज्यसभा और लोकसभा नाम कब रखा गया? यस, शाबाश, थैंक यू। लेकिन कब? 54, 1954 के अंदर नाम चेंज हुआ। यही क्या बन गए? राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, अब सवाल आता है कि आखिरकार ये करना क्यों पड़ा? व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड बायकैमरलिज्म? सोचो। अरे नहीं बाबा, वो लॉजिक नहीं है यहाँ पे। मेन बताओ लॉजिक। भाई आज भी अगर हमारे यहां पे क्या है? राज्यसभा है, तो वो क्यों है? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स हूम? स्टेट्स। अब यार 1919 के एक्ट में अगर स्टेट्स को पावर दी जा रही है, उनको माना जा रहा है ऑटोनोमस, तो उनका भी क्या चाहिए वहां पे? रिप्रेजेंटेशन। तो इसीलिए अब यहां पे क्या बना दिए गए? 2 हाउसेस। वी अडॉप्टेड फाइनली व्हाट? बायकैमरलिज्म। ठीक है, और यहीं से जितने बहुत सारे जो आपके थे पोस्ट लाइक स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, वो सारे आना स्टार्ट होते हैं। राइट, इवन जो फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर था वो इंडियन थे। एनी गेसेस? फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर एंड सेकंड स्पीकर इस एक्ट के बाद जो बना वो इंडियंस थे। विठल भाई पटेल, ब्रदर ऑफ वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मतलब फैमिली पॉलिटिक्स में पहले से चल रही है, ऑन बोथ साइड्स अपने ही लोग हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर वही था कि भाई यहां पर पहली बार किसको चांस मिला वोटिंग का? वुमेन्स को। बट सिर्फ कहां पे? प्रोविंशियल इलेक्शंस में। ठीक है, सेंटर के इलेक्शंस में ये मान लो लोगों को वोटिंग राइट तो मिला, बट इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज स्टैब्लिश नहीं हुआ था। कुल मिला के इंडिया में लेस देन 10% पीपल हैड वोटिंग राइट्स। लेस देन 10%. It was based on your status of education, taxes and wealth. मतलब जमींदार, ट्रेडर्स, इनके पास ही वोटिंग राइट्स थे, और जो अर्बन एरियाज में थे इन व्हाइट कॉलर जॉब्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे।
सो इनको वोटिंग राइट्स दिया गया। तो फाइनली फर्स्ट क्या स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ पे, डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। और ऐसी कर करके भाई यहाँ पे मेंबर्स फिक्स कर दिए गए, दैट यू कैन सी। क्या एक्सटेंड किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, राइट। और अल्टीमेटली इसमें ही किसकी बात बनी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो क्या बना के चल के यूपीएससी 1926। 100 साल पूरे कर रहा है ये भी, ठीक है। थोड़ा सा इसका एक बार मेंबर्स कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, कैसे रिमूव हो रहे हैं, थोड़ा वो चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज माइट बी, ठीक है, ये थोड़ा हो जाए बस सेल्फ ऑब्सेस्ड, सवाल खुद के बारे में पूछ ले, ठीक है। अब देखो, जो हमने बात की थी साइमन कमीशन बात की थी, याद है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है, कब आएगा, 10 साल के बाद। और वही कौन था आपका, साइमन कमीशन, ठीक है। नाउ बहुत बार सवाल क्या बनता है कि जो उस टाइम के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, वेदर दे एक्सेप्टेड दीज रिफॉर्म्स और नॉट। रिमेंबर, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उस टाइम पे, कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको कंप्लीटली, आउटराइटली, विदाउट अ वेट। लेकिन जो उस टाइम में मॉडरेट्स थे, लाइक एनी बेसेंट, ठीक है, स्टार्टिंग में शी रिजेक्टेड, बट बाद में शी एक्सेप्टेड। रिमेंबर, गांधी जी के आते ही मॉडरेट्स का भाव कम हो गया मार्केट में। यस, जितने भी मॉडरेट्स थे, लाइक योर एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना was a part of Congress till 1920, but he was not in favor of opposing Britishers. इसलिए गांधीयन एरा के अंदर he left Congress, he joined Muslim League, right? तो वो सब चीजें यहाँ पे होना स्टार्ट होती हैं और अल्टीमेटली एक रखा गया इंडिया के मॉडर्न गवर्नेंस का फाउंडेशन, जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पावर टू द स्टेट्स, सिस्टम ऑफ बायकैमरलिज्म, तो वो सब चीजें चल रही है हमारी आज भी। टू कंडक्ट एग्जाम्स वी आर फाइनली हैविंग व्हाट, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो किस फॉर्म में आती है यहाँ, फाइनली इन द फॉर्म ऑफ यूपीएससी, ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर, ऑन दी साइमन कमीशन। नाउ व्हाई, भाई इसके अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में, भाई मेन कंसर्न तो हमारा वही था कि 7 मेंबर बॉडी में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। कंसर्न हमारा वही था कि आप एक्चुअल में क्या रिकमेंड करने आ रहे हो कि इंडियंस के लिए क्या होने चाहिए प्रोविजंस, बट उसमें एक भी इंडियन नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई प्रोटेस्ट हुआ, बट कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, बिकॉज इसने जो क्या दिया रिकमेंडेशन, इस पे ही कहा हुआ डिस्कशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, और यही चीज आखिरकार कहां होने वाली है, इंक्लूड इन द एक्ट ऑफ 1935। तो भले हमने अपोज किया, बट उसके मेजॉरिटी ऑफ चीजें क्या होने वाली है, लिखने वाली इन द एक्ट ऑफ। और इसी एक्ट का अच्छा खासा जो पोर्शन ने कहां अडॉप्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए। मतलब वी आर कंटिन्यूइंग द लीगेसी ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहां पे कि जब रिपोर्ट सबमिट की तो इसने क्या क्या चीजें रिकमेंड की थी, ठीक है। यस, मिलना चाहिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है ना, लोकसभा में इट इज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, राज्यसभा में इट इज स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, इसलिए राज्यसभा में वी डू नॉट हैव रिजर्वेशन। और नाम में क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा, ठीक है। इसलिए बहुत बार डिफर भी तो होता है कि लोकसभा में किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी है, तो वहीं इन द राज्यसभा कोई और पार्टी डोमिनेट करता है, क्यों, बिकॉज द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ विधानसभा अक्रॉस द इंडिया, तो इट इज सिंपली स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब क्या क्या इसे रिकमेंड किया एक बार देखते हैं यहाँ पे। भाई नंबर 1 क्या बोला इसने, एबोलिश डायर की। इसका ये बोलना था स्टेट्स के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको लोगों ने जिताया वोट देके, उसके पास पूरी पावर होनी चाहिए। याद है वो ट्रांसफर लिस्ट, रिजर्व लिस्ट, बोला हटाओ कॉन्सेप्ट पूरा, और हटाया गया किस एक्ट में, इन द एक्ट ऑफ 1935, पहला। सेकेंडली क्या बोला इसने, एक्सटेंडिंग द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट,
भाई जितना जो होंगे मिनिस्टर्स पावर उनके पास होगी, उनको पता है कि अगर काम नहीं किया तो 5 साल बाद चुनाव में जीत के आने वाले नहीं है। ठीक है। थर्ड, स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, बिकॉज सी दीज टू वर टू डिफरेंट यूनिट्स, राइट। प्रिंसली स्टेट्स अलग थे, ब्रिटिश इंडिया अलग था। दैट्स वाई अगर तुम कहीं पढ़ो इन द फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत रेयरली कोई नाम मिलता है फ्रीडम फाइटर कहां से, फ्रॉम राजस्थान। कहां से? फ्रॉम राजस्थान। कोई नाम जल्दी मिलता ही नहीं है, क्योंकि भाई वहां पे तो रूल वहां के किंग्स का था। ठीक है। उस किंग ने क्या एक्सेप्ट किया हुआ था? पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्वीन। तो वहां ब्रिटिश रूल था बट इनडायरेक्टली। इन रिमेनिंग इंडिया द रूल वॉज डायरेक्टली। इसलिए भाई बाकी इंडिया से वी हैव सीन मोर लाइक फ्रीडम फाइटर्स एज कंपेयर टू दोज जो पहले क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स। समझ में आया? तो वो चीजें आती हैं। एंड देन इसी ने क्या बोला? कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और ये चारों डिमांड इसकी एक्सेप्ट होने वाली हैं इन द एक्ट ऑफ 1935। ठीक है। चलो फिर भी क्या हुआ, जब रिपोर्ट आई किसकी? साइमन कमीशन की। दे नो इंडिया में हैवी डिमांड चल रही है कि भाई इसमें अगर हमारे मेंबर्स नहीं थे, वी नीड आवर मेंबर्स, राइट। तो क्या बोला, कोई बात नहीं, काम करते लंदन में ऑर्गेनाइज करते मीटिंग्स। किस नाम से? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के नाम से। बुलाएंगे हम सारे इंडियन या कहें तो इंडिया प्लस सेक्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स को। मुस्लिम्स बाय मुस्लिम लीग, शेड्यूल कास्ट बाय अंबेडकर, हिंदूज बाय मदन मोहन मालवीय। समझ में आया? या हिंदू महासभा बोल लो। एंड होल इंडिया वाज ओनली बाय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और होल इंडिया ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था इन वन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अदरवाइज वी वर आउट ऑफ दोस नेगोशिएशंस। ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ हुआ। ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखना, इवन प्रिंसली स्टेट्स के भी लोग वहां गए थे। तो इन सब का जो आया अल्टीमेट कंक्लूजन, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज कंट्रोवर्शियल निकली वो क्या थी? दैट वाज कम्युनल अवार्ड। कौन सा अवार्ड? मतलब ये बोला गया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट अब तक किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए था, फिर याद है क्रिश्चियंस के लिए था, एंग्लो इंडियंस के लिए था, जो 1919 में एक्सटेंड हुआ था। अब वो किसके लिए होगा? फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लासेस। ये नाम उस टाइम पे टर्म यूज किया, और उसके आगे टर्म क्या बन जाएगा? शेड्यूल कास्ट। ठीक है। अब जैसे ही अवार्ड दिया, ठीक है, धरने में कौन बैठ गए? महात्मा गांधी। बोला नहीं, ऑलरेडी हमने डिवाइड किया है इंडिया को हर एक नाम पे, बिकॉज मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, सब में एहसास दिला दिया कि हमारे जो चीजें हैं वो सिर्फ कौन पूरी कर पाएगा? हमारी ही कम्युनिटी का बंदा। मतलब इट वॉज अ स्टेप टू ब्रेक यूनिटी ऑफ इंडियंस। समझ में आया? और अब ये बोल रहे हैं कि यार अब हिंदूज के अंदर ही ब्रेकेज होंगे। उस टाइम का 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट। महात्मा गांधी वेंट फॉर हंगर स्ट्राइक। ठीक है। सबने बनाया, कुछ नहीं हुआ। देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी नहीं माने। तो फाइनली एक एग्रीमेंट बना कि इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट क्या एक्सेप्ट करेंगे हम? रिजर्वेशन। क्या करेंगे? एक्सेप्ट रिजर्वेशन इन द असेंबलीज, सेंटर की असेंबली और प्रोविंसेस की असेंबली। सुना होगा नाम, पूना पैक्ट। ठीक है। साइन किसने पूना पैक्ट पे किया था? हाँ हाँ, किसने किया था? एक्चुअल किसके सिग्नेचर्स है पूना पैक्ट पे? गांधी जी एंड अम्बेडकर। एवरीवन सेम ओपिनियन? देन कौन था? अरे आई थिंक थोड़ी ना होता, मतलब यस, रिमेंबर इट वाज मदन मोहन मालवीय। बिकॉज अगर महात्मा गांधी साइन करते तो क्या बन जाते? वो द लीडर ऑफ ओनली अपर कास्ट हिंदूज। तो महात्मा गांधी के बिहाफ पे इट वाज साइन बाय मदन मोहन मालवीय। इसे मैंने पूछा एक्चुअल साइन किसने किया वहां पे। क्लियर हुई बात? ठीक है। चलो
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करते, रिमेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कभी एक्चुअल में एप्लीकेबल हुआ ही नहीं, इसके मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स अप्लाई हो ही नहीं पाए। क्यों? जब अप्लाई करने गए तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। 35 में एक्ट आया ही था और 39 में क्या स्टार्ट हो गया? वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, और इवन जो कुछ इसके थे प्रोविजंस, उस पे देयर वाज नो कंसेंसस बिटवीन द वेरियस जो आपके स्टेक होल्डर्स थे। लेकिन इसका फिर कहां बन गया रोल इंपॉर्टेंट? जब संविधान बना हमारा तब। किसका? इस पर्टिकुलर एक्ट का। अब देखते हैं यहां पे क्या क्या चीजें दी गई है यहां पे। नंबर 1, ठीक है, कि इसने किसकी बात की? ऑल इंडिया फेडरेशन। कि अब तक जो 2 अलग यूनिट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स अलग और ब्रिटिश इंडिया अलग, अब क्या होंगे? कंबाइंड। एक क्या बनेगा? ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, बट प्रिंसली स्टेट्स डिनाइड, बोला कि नहीं, हमको पार्ट बनना ही नहीं। क्यों? बिकॉज जो प्रैक्टिसेस हमारे यहां पर है और जो उनके यहां पे, इट इज व्हाट कंप्लीटली डिफरेंट। एक्चुअली वो लोग थोड़े पता क्या थे? सस्पिशियस, कि ऐसा ना हो जाए कि हम पार्ट बने और आईएनसी का इन्फ्लुएंस हमारे यहां पर भी आ जाए। ठीक है, बिकॉज क्या था पता है? आईएनसी ने कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। कहां पे? प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, क्योंकि वो तो इंडियंस थे। प्रिंसली स्टेट्स कौन थे? इंडियंस। तो एक था सॉफ्ट कॉर्नर भी था उनके लिए, दूसरा फंडिंग भी आती थी वहां से डोनेशंस के फॉर्म में। लेकिन एक काम किया इन लोगों ने, वहां पर बनाया प्रजामंडल। क्या बनाया? प्रजामंडल। तो प्रजामंडल की एक्टिविटीज वर मोस्टली कहां पे थी? इन द प्रिंसली स्टेट्स। आईएनसी की एक्टिविटीज वहां डायरेक्टली नहीं थी। और अगेन प्रजामंडल के वन ऑफ द हेड वाज नेहरू जी। तो मतलब था, सारे थे करने, बट नाम नहीं था वहां पे ओपनली। तो ऑल इंडिया क्या बस की बनने की बात हुई? फेडरेशन की। ठीक है, मतलब एक काइंड ऑफ सिस्टम ऐसा होगा जहां पे जो प्रोविंसेस हैं और जो प्रिंसली स्टेट्स है साथ मिलकर काम करेंगे एट अ सेंटर स्टेज। बट बन पाया कभी नहीं। सेकेंड किसकी बात आती है? अब एक्ट डिवाइड कितने लिस्ट में हो गए? 4। इन 1919 इट वाज ओनली 2, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। इस बार क्या हुआ? सेंटर, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट एंड रेसिड्यू। एंड अगेन जैसे आज क्या है? रेसिडुअल पावर इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। उस टाइम पे इट वाज स्पेसिफिकली विथ व्हाट? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। बस ये चेंजेस बाद में किया हम लोगों ने। ठीक है, सेकेंडली इसने क्या किया? एबोलिश। कहां पे? स्टेट्स के अंदर, जो था पहले। किसने कहा था? साइमन कमीशन ने। ठीक है, अब देखो इसने पता क्या बात किया? डायरेक्टली एट द सेंटर लेकर आओ। समझ में आ रहा है? देखो 1919 का एक्ट आया, क्या बात हुई उसके अंदर पहले? कि सेंट्रल लेवल पे क्या होगा? बाइकैमरलिज्म। ठीक है, और स्टेट लेवल पे क्या होगा? डायरकी, प्रोविंसेस। ठीक है, 35 के एक्ट में क्या बोला? कि भाई स्टेट्स में अब डायरकी नहीं होने वाली है, अब वो कहां आ जाएगी? सेंटर में। और स्टेट में क्या लेकर आ गए ये लोग? बाइकैमरलिज्म। आज भी है ना विधानसभा, विधान परिषद। इट इज नॉट समथिंग जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इट इज समथिंग जो 35 के एक्सपेरिमेंट में हो चुका था। ठीक है, जो यहां दिया भी हुआ है, इट इंट्रोड्यूस व्हाट? बाय इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। अच्छा ये बताओ इनमें से किन स्टेट्स में आज भी है बाइकैमरलिज्म? इट इज बॉम्बे से महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार। गुड, ये 3 में अभी भी है, बाकी जगह पे सिस्टम ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इस एक्ट में ये चीजें बन गई इंपॉर्टेंट। देन हमने जो बात की कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की तो गई, बट ये अप्लाई हो पाया क्या? नहीं। क्या अप्लाई हुआ इसकी जगह पे? और देखो पहली बार एक और टर्म कौन सा आया? शेड्यूल कास्ट। देखो एक शेड्यूल था जिसमें जो उस टाइम की जो कम्युनिटीज थी अनटचेबल, उनका नाम था, इसलिए नाम क्या बन गया? शेड्यूल कास्ट। इट इज नॉट अ वन सिंगल कम्युनिटी, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है, वो भी टर्म आया यहां पे। दूसरा, याद है हमने बात की थी यूपीएससी, एक और चीज क्या बनी अब?
प्रोविंशियल पीएससीज, एमपीएससी, यूपीपीएससी, जीपीएससी, ठीक है, ऑल एसपीएससी को यहां से पहला एंट्री मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर जो हमने बात की, हमारा एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट जो आज है वो क्या था पहले? फेडरल कोर्ट। अच्छा, नाम चेंज कर दिया, पहले क्या था? फेडरल, आज क्या बना दिया? सुप्रीम कोर्ट। तो ये नाम चेंज किया है क्यों? अगर रखा होता फेडरल कोर्ट, कुछ खराब था क्या? तब भी नाम वो साउंडिंग गुड। क्या डिफरेंस आया नाम चेंज करने से? वर्दे लाइक योगी आदित्यनाथ कि बस नाम चेंज करते जाओ, इलाहाबाद के प्रयागराज, बस इट शुड साउंड अच्छा होना चाहिए। रिमेंबर, डिफरेंस पावर के अंदर भी आया। लाइक जब भी आज हम देखते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। इस टाइम पे नहीं थी। इस टाइम पे फेडरल कोर्ट के अगेंस्ट भी यू कैन अपील। कहां पे? लंदन के प्रीवी काउंसिल में। कहां पे? लंदन के प्रीवी काउंसिल में। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो खत्म ही हो गया ना वहां से, तो फिर तो अब अल्टीमेट कौन बचा कोर्ट ऑफ अपील? सुप्रीम कोर्ट। तो नाम सुप्रीम आ गया ना वहां पे अब, कि यही है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। ये नाम चेंज इसीलिए हुआ, ठीक है। तो 1937 का जो कोड बना, यही क्या बना चल के आगे चल के? सुप्रीम कोर्ट। ना कि वो वाला, याद है 1774 कोलकाता वाला, कैलकाटा, ठीक है। ठीक है, ब्रेक 5 मिनट्स।